एडुबिस एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारी क्लास 9 की बुक है उसका चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखी है देन दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में आके आप उस एपिसोड को, उस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके आपके लिए जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। एक सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सबसे पहले हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि ये हम लोगों की एक मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन दिस इज नॉट द एसेंशियल, मतलब इसके अलावा भी डेमोक्रेसी में बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम सिंपल डेफिनेशन लेके चलेंगे तो हम लोग जज करने में हम लोग काफी बार गलती कर सकते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या फिर सिर्फ वो दिखाना चाह रही है कि वो डेमोक्रेटिक है। तो बाकी और बेटर जजमेंट के लिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी के और फीचर्स पढ़ने के लिए हम लोगों ने आगे कोशिश की थी। उसमें पहला फीचर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोगों ने जनरल परवेज मुशर्रफ का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने समझा था कि अगर फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है इलेक्टेड लीडर्स के पास नहीं है तो हम लोग उसको एक प्रॉपर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में नहीं ला सकते हैं। आप लोग लास्ट सेक्शन में जाके प्लीज उसको एक बार देखिएगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की डेवलप होगी। दूसरा फीचर हमने क्या देखा, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो पावर में है उनके पास भी ये खतरा होना चाहिए कि वो लूज कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने फीचर क्या देखा था, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का हमने देखा था कि सभी गवर्नमेंट ये चाह रही हैं सभी जगह कि सभी एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार हो, लेकिन उस वोट का से हर वोट की सेम वैल्यू हो ये भी एंश्योर होगा, तभी हम प्रॉपर डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में उस गवर्नमेंट को हम लोग लेके आ सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसके आगे हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए किसी गवर्नमेंट को अगर मुझे डेमोक्रेसी के ये जज करना है कि वो एक डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, तो उसके लिए उसको जज करने के लिए चौथा फीचर ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होने चाहिए। उस रीजन में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। गवर्न कौन करेगा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट होना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए देखिए 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली व्हाइट माइनॉरिटी रूल से। जिम्बाब्वे एक कंट्री है अफ्रीका में, आप लोग मैप में उसको देख सकते हैं। इट इज अ कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसको व्हाइट माइनॉरिटी से उसको इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस दिलाई किसने, किसके लीडरशिप में, पार्टी थी ZNU-PF। इस पार्टी के अंडर जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली व्हाइट माइनॉरिटी से उसको इंडिपेंडेंस मिली। ZNU-PF के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जब से इंडिपेंडेंस हुई है अभी तक, मतलब 2017 तक उन्होंने कंट्री को रूल किया। ठीक, प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, ही वाज अ पॉपुलर लीडर बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ध्यान देंगे, ही वाज अ पॉपुलर लीडर, लेकिन उन्होंने इलेक्शंस में वो अनफेयर प्रैक्टिस एम्प्लॉय करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। कैसे कैसी प्रैक्टिसेस होती थी, he changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable। increase the power of president and make him less accountable, ये इन्होंने काम किया। उसके बाद क्या किया, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को रेगुलरली हरास किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो अगेंस्ट गवर्नमेंट होते थे
उनको इलीगल बोल दिया गया कि कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट होगा या डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा उसको इलीगल बोल दिया गया। एक लॉ बना दिया गया, देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अगर कोई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके लिए भी लॉ बना दिया गया कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि रॉबर्ट मुगाबे वाज अ पॉपुलर लीडर, लेकिन उन्होंने काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय की ड्यूरिंग द इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन। ये हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया। आगे देखते हैं, टेलीविजन और रेडियोज दे वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि जो मीडिया है इट शुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन जिम्बाब्वे में किया क्या गया, टेलीविजन और रेडियो को कंट्रोल किया किसने, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। एंड ये जो टेलीविजन और रेडियो सिर्फ रूलिंग पार्टी का वर्जन दिखाता था, जो भी इंसिडेंट होता था रूलिंग पार्टी का वर्जन दिखाया जाता था। कुछ न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे लेकिन उनको रेगुलरली हैरेस किया जाता था, जर्नलिस्ट को भी हैरेस किया जाता था। ठीक है, इसके खिलाफ कोर्ट में पब्लिक गई, कोर्ट जजमेंट्स दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट ने उन सारे जजमेंट्स को इग्नोर किया। ये सारी चीजें चल रही थी। अल्टीमेटली ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। 2017 में जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, नेशनल प्रेशर पड़ा, उसके अंडर उनको 2017 में उनको प्रेसिडेंटशिप से उनको हटाया गया। अब हम लोग देखते हैं जिम्बाब्वे का एग्जांपल देख के हमको क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। हम लोगों को लेसन क्या क्या मिलता है दिखेगा। जिम्बाब्वे एग्जांपल देख के हमको ये समझ में आता है कि जो पॉपुलर अप्रूवल, लीडरशिप का जो पॉपुलर अप्रूवल है वो नेसेसरी है। तो लीडर्स का, जैसे यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे है, ही वाज अ पॉपुलर, ये हमने देखा, ही वाज अ पॉपुलर, सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन इन अ डेमोक्रेसी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलर लीडर्स जैसे हमने देखा, दे कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड दे कैन बी ऑटोक्रेटिक। जैसे रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको इलीगल बोल दिया, कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का वर्जन दिखाई देगा। अपोजिशन पार्टी लीडर्स को, वर्कर्स को हैरेस किया जा रहा है। तो वो हालांकि पॉपुलर थे लेकिन उन्होंने अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक मींस अपनाए गवर्नमेंट के में रहने के लिए और जिम्बाब्वे में रूल करने के लिए। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी का अगर मुझे प्रॉपर असेसमेंट करना है तो मुझे ये देखना है कि इलेक्शन के टाइम क्या हो रहा है, इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है और इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। हमें तीनों सिनेरियोज में देखना है कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम क्या हुआ और इलेक्शन के बाद क्या क्या सिनेरियो हो रहा है। हम लोग पहले देखते हैं इलेक्शन से पहले क्या क्या हो रहा है, तभी हम जज कर सकते हैं कि वो किसी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। देखिए इलेक्शन से पहले क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन। इलेक्शन से पहले अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर अपोजिशन पार्टी है वो अपने व्यूज रखना चाहती है, पब्लिक में जाना चाहती है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करना चाहती है या फिर अपना अपोजिशन वो दर्ज करना चाहती है, तो उनको सफिशिएंट रूम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी अपोजिशन पार्टीज कर सके। ठीक है, इसमें सिटीजंस ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। तो उसके लिए करना क्या है, स्टेट शुड रिस्पेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजंस। जो सिटीजंस के बेसिक राइट हैं उनका रिस्पेक्ट करना है, किसको, स्टेट को करना है। तो ये अगर हो रहा है तो मैं जज कर सकता हूं कि मैं ये असेस कर सकता हूं कि वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं, अगर वो सिटीजंस के बेसिक राइट को रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक, उसके बाद सिटीजंस जैसे बेसिक राइट क्या क्या होने चाहिए जिसका रिस्पेक्ट स्टेट को करना है। सिटीजन शुड बी एबल टू फ्री थिंक, दे शुड बी एबल टू थिंक फ्रीली। उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाए, उनकी सोच को कंट्रोल नहीं किया जाए।
स्टेट कंट्रोल ना करें, उनके अपने ओपिनियन होने चाहिए, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ओपिनियन को पब्लिक में, वो एक एसोसिएशन बना सकें, अगर उनको कोई किसी चीज का विद्रोह करना है तो वो प्रोटेस्ट कर सकें, और कोई पॉलिटिकल एक्शन वो ले सकें। तो इन सब के लिए स्टेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सिटीजन्स को, ठीक है। हाँ, और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या अपोजिशन में हो या एक नॉर्मल सिटीजन हो, बिफोर द लॉ एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए जब लॉ की बात आ रही है कि कोई रूलिंग पार्टी का है तो उसके लिए अलग से लॉ को मॉडिफाई किया जा रहा है, कोई अपोजिशन का पार्टी है, अपोजिशन पार्टी वर्कर है या फिर नॉर्मल सिटीजन है तो उसके लिए अलग लॉ काम कर रहे हैं। ये स्टेट को सिटीजन की रिस्पेक्ट करनी है और इक्वल ट्रीटमेंट करना है हर सिटीजन का, ठीक है। और ये जो राइट्स दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने जो राइट्स बनाए हैं, उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी, ठीक है। हाँ, और उसके ऑर्डर्स सभी ने फॉलो करने हैं। जैसे हमने अभी जिम्बाब्वे एग्जांपल में देखा कि बार बार जुडिशरी अपने ऑर्डर्स दे रही है, हायर जुडिशरी, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपने ऐसे करना है। गवर्नमेंट हायर जुडिशरी के सारे ऑर्डर्स वो नकार रही थी, वो इग्नोर कर रही थी। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्शन के बाद में क्या हो रहा है। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government runs after election. जैसे इलेक्शन के पहले तो सब कुछ सही रहा, हमने रिस्पेक्ट दी, इलेक्शन के टाइम भी रिस्पेक्ट दी, लेकिन जैसे ही हम गवर्नमेंट में आ गए तो हम लोगों ने गलत चीजें करना शुरू कर दी, तब भी उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैं डेमोक्रेटिक नहीं कह सकता हूं। जैसे देखिए, इलेक्शन के बाद क्या क्या करना चाहिए। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election. जैसे कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी पावर में आ गई है तो जो उसका मन चाहे वो नहीं कर सकती है, ठीक है। It has to respect some rules, ठीक है। In particular, it has to respect some guarantee to the minorities. Obvious बात है, इन जनरल जो भी गवर्नमेंट में आएगा तो वो मेजॉरिटी पावर ही रूल में गवर्नमेंट बना पाती है, लेकिन हालांकि आप मेजॉरिटी में आकर आपने आप गवर्नमेंट पर आ गए, लेकिन आपको माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, जो गारंटीड राइट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। कोई भी डिसीजन ले उसका कंसल्टेशन होना चाहिए। आपकी विम्स एंड फैंसीज, गवर्नमेंट की या फिर लीडरशिप की विम्स एंड फैंसीज पे कोई डिसीजन नहीं लिए जाए, बल्कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो तभी डिसीजन लिया जाए। Every office bearer has certain rights and responsibilities. जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने कुछ राइट्स दिए हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं हर ऑफिस बीरर को, उसको भी ध्यान में रखना है गवर्नमेंट के जब अंडर हम लोग पहुंच जाए। Each of these is accountable. जो ऑफिस बीरर है वो अकाउंटेबल है पीपल को, नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। ये ध्यान देंगे, हर ऑफिशियल सिटीजन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एज अ होल पूरी गवर्नमेंट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हमने इलेक्शन के बाद ये सारे सिनेरियोस हो रहे हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो चौथा और फाइनल फीचर जो मुझे ये हेल्प करेगा जज करने में कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है कि नहीं, वो क्या है? A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizen right. जो हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ और राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड किया। चौथा कि a democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizen के राइट्स रिस्पेक्ट कर रही है वो गवर्नमेंट। ये चार फीचर होंगे तो ये बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगी हर गवर्नमेंट कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, वो मुझे जज करने में मुझे आसानी होगी। आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा
व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, उसकी सिंपल डेफिनेशन देखी, उसके 4 फीचर्स देखे, एसेंशियल फीचर्स देखे हम लोगों ने, मिनिमम क्राइटेरिया देखी डेमोक्रेसी को कि जो 4 मिनिमम फीचर्स हैं। अब जो सवाल आता है डेमोक्रेसी है क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं और डेमोक्रेसी के फेवर में काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं। तो जब हम दोनों को अगेंस्ट एंड फेवर के आर्गुमेंट्स देखेंगे, उनको हम समझेंगे, तब हमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी की जरूरत हमें क्यों हो रही है। आइए सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट देखते हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। पहला आर्गुमेंट क्या दिया कि इसमें बार बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आ जाती है, कंट्री में इनस्टेबिलिटी आती है। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, उसने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की, इलेक्शन आ गए और वो लीडर हार गया, नेक्स्ट लीडर आएगा तो हो सकता है उसके हिसाब से वो पॉलिसी सही नहीं है, उसको चेंज कर देगा, तो हमारी कंट्री में बार बार इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ये पहला आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सेकंड क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में होता क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपस में compete करती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी वो कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है, और इसमें वो मोरालिटी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट इट लीड्स टू डिले। जैसे हम लोगों ने बोला था अभी कि डेमोक्रेसी की एसेंशियल फीचर क्या है कि लीडर्स अपने मन से काम ना करें बल्कि कंसल्टेशन हो। लेकिन इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या बोला गया, जब कंसल्टेशन हो रहा है तो काफी ज्यादा डिले हो जाती है एक्शन लेने में, जिसकी वजह से उसका सही से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसके बाद क्या देखते हैं, अगेंस्ट क्या बोला गया, elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decision। हालांकि ये बहुत नैरो सेंस में बोला गया है, क्योंकि जो भी इलेक्टेड होता है, इलेक्ट कौन करेगा, पीपल ही तो इलेक्ट करेंगे। तो जब पीपल उस लीडर को लाइक करेंगे तभी उसको इलेक्ट करेंगे। लाइक कब करेंगे, जब वो पब्लिक समझेगी कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, ठीक। हालांकि ये आर्गुमेंट बहुत ही नैरो सेंस में बोला गया है, एक्चुअल में पब्लिक उसी को इलेक्ट करेगी जो उसके फेवर, पब्लिक के फेवर में बात करेगा। लेकिन ये बोला गया है काफी बार होता है कि लीडर्स इलेक्ट हो जाते हैं, वो मतलब कि विद इन एक्सेप्शंस वो पब्लिक की जो नीड्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से बैड डिसीजंस हो जाते हैं। एक और आर्गुमेंट क्या बोला गया, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसे यहाँ पर देखिए कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहां पर ये बोला गया है। उसके बाद क्या बोला, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक। जैसे यहां पे देखिए कंसल्टेशन की बात की गई है। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या बोला गया कि ईच एंड एवरीवन शुड बी कंसल्टेड, चाहे वो लीडर्स हो चाहे सिटीजन्स हो, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हर एक का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहली बात ये बोले कि कंसल्टेशन में डिले होगा, और दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया गया अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जब कंसल्टेशन हो रहा है तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनको नहीं पता है क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो जब कंसल्टेशन में जिनसे कंसल्ट किया जा रहा है दे आर नॉट प्रॉपर्ली एंड इन अ होलसम मैनर अवेयर, जिसकी वजह से डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट दिए गए अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अब हम लोग देखते हैं, देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काफी सारे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक बात समझनी है कि जो डेमोक्रेसी है इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कोई ये छड़ी है हैरी पॉटर की जो उसको घुमाएंगे और सारे काम हो जाएंगे, ठीक। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। हमें पता है कि डेमोक्रेसी से पॉवर्टी खत्म नहीं हो पाई है, काफी सारे हमारी वर्ल्ड में काफी सारे प्रॉब्लम है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है।
आगे हम देखते हैं डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, ये हम लोग ने देखा है। समटाइम्स क्या होता है, इट कैन सेट बैक बिग डिसीजंस। जैसे हमने देखा कोई पॉलिसी आ रही है, दूसरा लीडर आ गया तो वो पॉलिसी पूरी रिवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी डिक्लाइन करती है। यहां पर देखा कि पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, बिग डिसीजंस कभी कभी पीछे वापस ले लिए जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जा रही है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। पीपल जो है वो अपना डिसीजन खुद लें। डेमोक्रेसी में इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही हैं, हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी आ जा रही है, लेकिन फोकस किस पे किया जा रहा है कि पीपल अपना डिसीजन खुद ले। साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि ये जो डिसीजंस हैं, कोई गारंटी नहीं है कि डिसीजन सही हो। पीपल जो है मिस्टेक्स करेंगे और इस डिसीजन में देरी भी होगी, लेकिन फोकस क्या है कि कोई एक डिसीजन ना ले पूरे नेशन को लेकर, सारे पीपल, सारे पब्लिक, सारे सिटीजन वो अपना डिसीजन खुद लें। ठीक, इस पर फोकस किया जा रहा है डेमोक्रेसी में। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए हम लोग देखते हैं ये जो अगेंस्ट के जो आर्गुमेंट दिए गए, फिर बाद में हमने समझा कि पीपल अपना डिसीजन खुद लें, वो डिसीजन में मिस्टेक हो सकती है, डिले हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन इन आर्गुमेंट से हमको समझ में क्या आया है कि डेमोक्रेसी जो है, हमने ये देखा था डेमोक्रेसी से पॉवर्टी भी खत्म नहीं हुई है, सारी वर्ल्ड की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो बिगर क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ। कि पहले बात क्या बोला गया, डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज आर्गुमेंट जो अगेंस्ट बोले गए वो ये चीज प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कहना क्या है कि दिस इज नॉट द रियल क्वेश्चन इन लाइफ। जो रियल क्वेश्चन है वो ये है कि जो इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट that are there for us to choose from। हमारे पास दो तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अब हमको जज करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो इनसे बेटर है या खराब है। अब सवाल ये नहीं है, जो एक्चुअल सवाल जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो खड़े होते हैं उनका सवाल वो क्या प्रूव करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये रियल इशू नहीं है। रियल इशू ये है कि हमारे सामने जो जैसे डेमोक्रेटिक हो गया है, ऑटोक्रेटिक हो गया है, मोनार्की हो गया है, अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो क्या इनके कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बेटर है या खराब है? रियल क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसको देख के हम लोग देखते हैं कि आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है। इसका हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1958 से 1961 के बीच में चाइना में बहुत बड़ी फेमीन आई थी। ये वर्ल्ड के सबसे बड़ी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ी फेमीन है। इसमें नियरली 3 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें मरे थे, उनकी डेथ हुई थी चाइना में। उसी समय अगर मैं इंडिया में देखूं कि इंडिया की भी हालत, अभी नया नया इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, उस पर पाकिस्तान से और चाइना से उसका वॉर का भी सिचुएशन बढ़ रही थी, तो अभी वो आजाद हुआ था, गरीबी देश था। इंडिया की भी इकोनॉमिक सिचुएशन ज्यादा बेटर नहीं थी चाइना से, लेकिन इंडिया में ऐसी फेमाइन नहीं आई, जैसे चाइना में आई वैसी फेमाइन नहीं आई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो एंटायरली डिफरेंट रही। चाइना में वन पार्टी रूल था, हमने देखा था, तो उन्होंने पीपल की नीड को फोकस नहीं किया। हमारी जो कंट्री में, इंडिया में डेमोक्रेसी है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट
respond to food scarcity, respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. हमारे गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट ने किसको वरीयता दी, किसको प्रेफरेंस दिया, फूड सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दिया कि फूड की कमी नहीं होनी चाहिए इंडिया में। तो पॉलिसी किसकी तरफ फोकस हुई, पॉलिसी फोकस हुई सिटीजन की तरफ। चाइना में पॉलिसी फोकस सिटीजन की तरफ नहीं हुई। इंडिया में फोकस क्यों हुआ सिटीजन की तरफ फोकस पॉलिसीज का, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। डिसीजन कौन ले रहा है, एज अ होल पूरी पब्लिक ले रही है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी की वजह से एक बहुत बड़ी जो मिस हैपनिंग, बहुत बड़ा एक डिजास्टर इंडिया में बच गया। 3 करोड़ लोगों का मरना बहुत बड़ा डिजास्टर है। इंडिया में वो डिजास्टर नहीं आया क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट उस समय की बात कर रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक, a non-democratic government may and can respond to the people's need. जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी पीपल्स की नीड को रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। जो रूल कर रहे हैं उनके मन पे निर्भर है कि वो उनको लगा कि पीपल की नीड को देखना है तो पीपल की नीड्स को सुना जाएगा, उनको लगा कि नहीं सुनना है तो वो नहीं सुनेंगे। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. इसका ठीक उल्टा क्या है डेमोक्रेसी में? A democracy requires that rulers have to attend needs of the people. Rulers को need of the people को attend करना ही करना है। इसीलिए 1958 से 61 के बीच में चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, और इंडिया में ये डिजास्टर आने से बच गया क्योंकि इंडिया में नीड्स ऑफ द पीपल को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और ये डिजास्टर से बच गए। तो फॉर द डेमोक्रेसी जो आर्गुमेंट है वो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पीपल की नीड को ज्यादा वरीयता देती है। सेकंड देखते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। डेमोक्रेसी का जो बेसिक फीचर क्या है वो इट इज नॉट गवर्न बाय द whims एंड फैंसीज ऑफ द रूलर बट इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब कंसल्टेशन होगा तो टाइम तो लगेगा, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक्स भी हो, पॉसिबिलिटी है कि टाइम भी लगे। हाँ, लेकिन द बिग डिसएडवांटेज इन टेकिंग टाइम, अगर मैं टाइम लगा रहा हूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से हम बच जाते हैं। रैश डिसीजन और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से हम लोग बच जाते हैं अगर हम कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से बच जाते हैं। तो इसमें हम लोग सेकंड फीचर क्या समझा? सेकंड प्रो डेमोक्रेसी आर्गुमेंट क्या है? डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी हर समय बेटर रहेगी। थर्ड आर्गुमेंट देखते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो डेमोक्रेसी एक मींस देता है ताकि इन डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को डील किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इंडिया देखते हैं, हमारा इंडिया बहुत बड़ा एक वास्ट कंट्री है, डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, इन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट रिलीजियंस हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, हर एक का अपना अपना एक वर्ल्ड व्यू है। हाँ, तो सबका अपना अपना वर्ल्ड व्यू है, तो पॉसिबिलिटीज है कि डिफरेंट ग्रुप्स में क्लैशेस हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप्स तो बने ही हुए हैं, डेमोक्रेसी नहीं है तो जो मेजॉरिटी है वो रूल करेगी और माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटीज रीजन वाइज
रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, लैंग्वेज वाइज एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स के कंटेक्स्ट में देखें तो मेजॉरिटी किस पर फिर किसका एक्सप्लॉइटेशन करेगी? माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन करेगी। ये एक्सप्लॉइटेशन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या होगा, कंट्री में क्लैशेस बढ़ जाएंगे, पीस नहीं रह सकता, ना डेवलपमेंट हो सकता है। डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाता है कि नो वन इज परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर। ठीक, अगर कोई आप में क्लैशेस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इलेक्शन लड़े और उसमें जो जनता जिसको चूज कर रही है वो इलेक्ट होएगा। इलेक्शन होने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि न्यूट्रली वो सभी क्या बेनिफिट के लिए पॉलिसीज बनाए। तो इस डेमोक्रेसी में नो वन इज परमानेंट विनर और नो वन इज परमानेंट लूजर। तो जिसकी वजह से पीस, डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इनको पीस मेंटेन होती है, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट हमारे खत्म हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी आर्गुमेंट है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तीन आर्गुमेंट हैं, इनके अलावा एक बहुत मेजर आर्गुमेंट है प्रो डेमोक्रेसी में, वो हम देखते हैं। देखिए, these three arguments were about the effect of democracy on the quality of government। जो तीन आर्गुमेंट हम लोगों ने पढ़े, उसका हम लोगों ने देखा कि effect of democracy on the quality of government and social life। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government। जो ये अभी तक जो तीनों आर्गुमेंट पढ़े, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी बन रही है डेमोक्रेसी में। इससे इन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है, व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजंस। डेमोक्रेसी में सिटीजंस को क्या मिल रहा है, सिटीजंस के साथ में कैसा किया जा रहा है। ठीक, even if democracy does not bring better decision and accountable government। ये भी मान लिया हम लोगों ने, मान लिया कि डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं लिए जा रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमारी लेस अकाउंटेबल हो, लेकिन इट इज स्टिल बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी में सिटीजंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। हो सकता है डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट जो बन रही है वो लेस अकाउंटेबल हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो ये तय कर रहा है कि मेरी डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ये है कि डेमोक्रेसी में सिटीजंस को डिग्निटी दी जा रही है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी is based on the principle of political equality। वहां पर वो हमने देखा था ना, 1 person 1 vote 1 value। ये चीज इलेक्शन के टाइम पर भी हो रही है और डिसीजन के टाइम पर भी यही हो रहा है। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी पर फोकस किया जा रहा है। चाहे कोई पुअर हो या लेस, बहुत कम पढ़ा लिखा हो, उसका भी सेम स्टेटस है डेमोक्रेसी में, किसके बराबर, चाहे कोई एजुकेटेड हो या रिच हो। एक तरफ एक बहुत गरीब इंसान है और एक तरफ अंबानीज हैं और सारे हैं। डेमोक्रेसी में दोनों का व्यू पॉइंट सेम लिया जाता है, दोनों का जो वेटेज है वो सेम लिया जा रहा है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर बट दे आर रूलर देमसेल्फ। ऐसा नहीं है जैसे होता था ना पहले कि एक राजा है और उनकी प्रजा है। डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, जो प्रजा है वही राजा है। ठीक है, इसीलिए इन सब की वजह से सिटीजंस को डिग्निटी मिल रही है, जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में। आगे देखते हैं हम लोग। Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। ठीक, हालांकि ये 5th फीचर होना चाहिए। ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हमने देखा कि डेमोक्रेसी में पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में,
जिसकी वजह से हमने ये चीज समझी थी कि हो सकता है कि डिलेज हो जाए, हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन डेमोक्रेसी में हर समय स्कोप रहता है अपनी मिस्टेक, अपनी जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करने का और उसको सुधारने का। डेमोक्रेसी में अगर कोई मिस्टेक ले ली जाए तो वो लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती, कभी ना कभी एक्सपोज हो जाएंगी। तो डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स एक्सपोज भी हो जाती हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का भी स्कोप होता है और मिस्टेक्स को सुधारने का भी स्कोप रहता है। देखते हैं, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. Either the rulers have to change their decision or rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government. बहुत बड़ा आर्गुमेंट दिया गया है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कि मिस्टेक्स हर गवर्नमेंट में हो रही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये मिस्टेक्स को छुपाना बड़ा मुश्किल है। एक बार वो एक्सपोज हो जाए या मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो देयर इज अ स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशन और रूम फॉर करेक्शन। ठीक, या तो रूलर्स अपने डिसीजन को चेंज कर लें या फिर रूलर्स ही चेंज हो सकते हैं। ये जो सिनेरियो है, ये जो स्कोप है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। अभी तक जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है, हम लोगों का मेन फोकस क्या रहा, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पे फोकस रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट एंड ये इसका जो स्कोप है वो गवर्नमेंट के से बाहर भी इसका स्कोप है, एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The most common form of democracy that takes in our time is that of representative democracy. हमारे टाइम में जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये डिस्टिंग्विश करती है डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन अभी तक जितना भी हमने समझा वो फीचर्स को देखकर मैं समझ सकता हूं कि कौन सी डेमोक्रेसी गुड है या कौन सी डेमोक्रेसी है या कौन सी नॉन डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी गुड डेमोक्रेसी है और कौन सी बैड डेमोक्रेसी है, मतलब कौन सी सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी हो रही है और कौन सी गुड डेमोक्रेसी है। नॉमिनल एंड गुड डेमोक्रेसी में हम लोग इन फीचर्स का यूज करके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। It does not allow us to see the operation of democracy beyond the government. अभी तक जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो मेन फोकस किस पर रहा, गवर्नमेंट पे फोकस रहा। इसके बाहर का डिस्कशन भी है, लेकिन इन फीचर्स के अलावा भी हमको काफी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी हम एज अ होल जज कर सकते हैं कि मेरी सोसाइटी डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। अभी तक हमारा फोकस किस पे था, गवर्नमेंट पे फोकस था, अब फोकस किस पे जाएगा, एज अ होल सोसाइटी, एज अ होल नेशन कि थिंकिंग डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं ये आर्गुमेंट, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, व्हेनेवर डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। ध्यान करेंगे, सेम जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो सब अगर मैं एक फैमिली स्ट्रक्चर पर मैं इंप्लीमेंट करूं तो मैं जज कर सकता हूं कि मेरी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, सभी लोग साथ में बैठ रहे हैं, सभी में डिस्कशन हो रहा है, चाहे बेटा हो या फादर हो, सभी के ओपिनियन को सेम वरीयता, सेम वेटेज दिया जा रहा है।
आगे देखते हैं, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। इसमें ये बोला गया कि ऐसे टीचर्स जो एक वन वे कन्वर्सेशन रखते हो, टीचर्स ही बोले और स्टूडेंट के ओपिनियन को मैटर, वो वरीयता नहीं दे रहे हैं, उनके लिए स्टूडेंट के ओपिनियन डजंट मैटर, तो वो टीचर एज अ इंडिविजुअल इज नॉट डेमोक्रेटिक। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, किसी ने कहा कि कोई पार्टी है, उसमें एक लीडर है और उसकी फैमिली सारा डिसीजन ले रही है, हालांकि वो पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप का पार्ट है, लेकिन एज अ पार्टी उसमें डिसीजन कौन ले रहा है? एक फैमिली मेंबर, एक इंडिविजुअल और उसकी फैमिली मेंबर डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर मैं डेमोक्रेसी के फीचर्स देखूं तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि वो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, हालांकि वो डेमोक्रेटिक सेटअप में वो पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी इलेक्शन कर रही है, वो भी अपोजिशन में जा सकती है, वो भी गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन एज अ पार्टी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वहां पर सारे डिसीजन कौन ले रहा है? वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स। A democratic decision involves consultation with and consent of। कंसल्टेशन भी करना है और सबकी सहमति भी चाहिए। कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक फैमिली सेटअप की बात की गई थी, सभी बैठे, सभी का डिस्कशन हुआ, कंसेंसस हुआ। कंसेंसस मतलब क्या होता है? कंसल्टेशन भी हो रहा है और कंसेंट भी हो रहा है, सहमति भी हो रही है, वो कंसेंसस पहुंचा हम लोगों ने। और चाहे कोई चाइल्ड हो चाहे उसके फादर हो, सभी का जो वेटेज है व्यू पॉइंट का वो सेम है, तभी मैं बोलूंगा कि वो डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। डेमोक्रेटिक डिसीजन में सभी का कंसल्टेशन हो रहा है, सभी का कंसेंट हो रहा है। तो इस सब चीजों से हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। चाहे हम फैमिली में देखें, चाहे हम क्लासरूम में देख लें, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में देख लें, तो वो प्रिंसिपल है जो हमारी जिंदगी के किसी भी पहलू में हम लगा के उसको जज कर सकते हैं कि हमारा वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डेमोक्रेटिक है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। कभी कभार हम लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के बियॉन्ड हमने समझा, ठीक। उसके बाद हम लोग ये भी समझा कि डेमोक्रेसी है, उसने एक आइडियल पैरामीटर्स दे दिए, डेमोक्रेसी ने आइडियल पैरामीटर्स दे दिए, ठीक। हाँ, उन पैरामीटर्स को जज करके मुझे समझ में आएगा कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई सोसाइटी डेमोक्रेटिक है या नहीं है। कुछ एग्जांपल हमने पहले देखे, आगे कुछ हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ट्रू डेमोक्रेसी कब आएगी? जब कोई भी भूखा पेट नहीं जाए। तो देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में ट्रू डेमोक्रेसी कब होगी? जब रात के समय जो हर कोई सो रहा है, कोई भी भूखे पेट नहीं सोए, ठीक। तो ये भूखे पेट कब नहीं सोएंगे? जब सबके हर एक इंडिविजुअल के लाइफ पर फोकस किया जाए, सभी को वैल्यू की जाए, सभी का डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होगा, तभी तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भूखा नहीं सोएगा। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in a decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and lot of commitment. हम लोगों ने बात की थी कि 1 person 1 vote 1 value, ठीक है। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन ये अचीव कब होगा? जब सभी सिटीजन के पास इक्वल इंफॉर्मेशन आए। देखिए किस तरह से हम डेमोक्रेसी के जोन को हम बढ़ा रहे हैं।
एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, उसके पास बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास संसाधन रिसोर्सेस इक्वल होने चाहिए, और हर एक सिटीजन के पास बहुत ज्यादा कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अ नेशन एज अ होल। ये सारी चीजें होंगी तो हम लोग देखेंगे कि हर सिटीजन का जो राइट टू वोट है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, उसका जो मीनिंग है वो और बढ़कर हम लोगों के सामने आएगा। ठीक है, अब देखिए मेन बात यह आ रही है, अगर मैं इन सारे पैरामीटर्स को ले लूं, ठीक, तो मैं क्या देख रहा हूं, इफ वी टेक दीज आइडियाज सीरियसली, अगर मैं ये देख रहा हूं, then no country in the world is democracy in the true sense। तो मैं देख रहा हूं कि ऐसे कोई भी कंट्री नहीं है जो डेमोक्रेटिक हो। Yet an understanding of the democracy as an ideal reminds us why we value democracy। ये सारे आइडियल पैरामीटर्स लें तो फिर मैं ये बिल्कुल नहीं, ये मुझे अपने पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रू डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देगी, लेकिन तब भी ये सब जानना, ये सब समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि मुझे डेमोक्रेसी की ट्रू वैल्यू समझ में आए कि डेमोक्रेसी की जरूरत है क्यों मुझे। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। जो जितनी भी डेमोक्रेसी है उनको हम जज कर सकते हैं, उनमें वीकनेसेस हम ढूंढ कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए है, और गुड डेमोक्रेसी, सिर्फ जो नाम की डेमोक्रेसी होती है और गुड डेमोक्रेसी के बीच में मैं डिफरेंशिएट करना सीख सकूं। इसीलिए ये सारे डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बियॉन्ड जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझना जरूरी है। जैसे हमने फैमिली स्ट्रक्चर देखा, हमने टीचर के बारे में देखा, हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज इक्वल होने चाहिए, लॉट ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, कोई भी भूखे पेट ना सोए। ये सारी अगर मैं चीजें देखूं और मैं डेमोक्रेसी को जज करूं तो मैं बता सकता हूं कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है मुझे, एक नाम की डेमोक्रेसी, मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। आगे देखते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अभी हमने क्या समझा कि जिंदगी के अलग अलग पहलू में, जैसे गवर्नमेंट, फैमिली, टीचर, कोई सोए, कोई भूखे पेट ना सोए, सबको रिसोर्सेज सेम मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको कमिटमेंट रहे सब में, तो वो अलग अलग स्फीयर्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और वो अलग अलग फॉर्म ले सकता है, ये हमने देखा। ठीक है, देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन जो हमने देखा था कंसल्टेशन वाला, उसके काफी सारे वेज हो सकते हैं। हाँ, there can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as basic principle of consultation on equal basis is accepted। जो डिसीजन लेना है डेमोक्रेटिक मैनर में उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक शर्त क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन इक्वल बेसिस पे है वो फुलफिल हो जाए, तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं पहला तरीका, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो आजकल हम देख रहे हैं वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे समझ लीजिए कुछ सिटीजन्स हैं, मतलब कुछ क्या इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन्होंने लीडर सेलेक्ट किए, वो लीडर्स आपस में बैठ के कंसल्टेशन किया और उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें डिसीजन में हर एक सिटीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिटीजन्स ने अपने लीडर सेलेक्ट किए, वो लीडर्स बैठ रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। तो इस टाइप को भी डेमोक्रेसी देख सकते हैं हम लोग। ऐसी डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो बिग नेशन है, यहाँ पे बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि जहां पर छोटा ग्रुप हो, जैसे कि इफ कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वे ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन, जहां पर सारे जितने भी पीपल अफेक्टेड हैं वो साथ में बैठे और डिसीजन डायरेक्टली ले लें। यहां पे देखिएगा इनडायरेक्ट डिसीजन हो रहा है, ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, सिटीजन डिसीजन नहीं ले रहे। काफी सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे कम्युनिटी स्मॉल है, वहां पे डिसीजन कौन ले रहा है डायरेक्टली,
डायरेक्टली सिटीजन्स ले रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारे गांव में जो पंचायत बैठती है, ग्राम सभा बैठती है, वो जो डिसीजन लेती हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग है। तो डेमोक्रेसी के हम लोगों ने दो तरीके देखे जहां पर डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन लिया जा सकता है, और दोनों ही वेज में प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन इक्वल बेसिस पे फुलफिल हो रहा है। पहला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिसीजन जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन ले रहे हैं, और दूसरा जहां पे ग्रुप स्मॉल है वहां पे फॉर एग्जांपल ग्राम सभा, गांव की ग्राम सभा, वहां पे जितने भी पीपल अफेक्टेड वो साथ में बैठते हैं और साथ में डिसीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विद दिस हम लोगों का क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये आज हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उनके हम लोग आंसर्स साथ में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम लोग साथ में वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एडुबेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास, सभी सिटीजन्स के पास ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी के पास पहुंचे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।